लोगों को अपनी स्किन की याद सिर्फ फेस्टिवल्स और शादी सीजन में क्यों आती है? पोस्ट फेस्टिवल्स भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीप इम्प्रॉपर होता है, तो एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह काफी बढ़ जाता है। आप समर्स वाला मॉइस्चराइजर विंटर में नहीं लगा पाओगे, समर्स वाला सनस्क्रीन विंटर में नहीं लगा पाओगे। कैसे एक आम आदमी को पता चलेगा कि कौन से ट्रीटमेंट के लिए सैलून के पास जाना है और किसके लिए डर्मैट से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है? बट नियासिनामाइड इज लाइक अ माइल्ड थिंग, मेंटेनेंस में चल जाएगा, नॉट फॉर एक्टिव ट्रीटमेंट। आइसोट्रेटिनोइन एंड उससे कोई काफी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी ने ये ड्रग लिया है तो जो चाइल्ड बॉर्न हो सकता है वो डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न हो सकता है। ये जो डर्मैट प्रोसीजर्स होते हैं, राइट, दीज आर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो इनका ग्लो काफी टेम्पररी होता है। मैंने 6 महीने पहले पील करवाया था और मैं तो अब वैसे ही धूप में घूमूंगी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, तो वो तो आपका वापस टैनिंग, पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। मार्केट में जाके आप कोई ब्रांडेड शॉप से आप सीरम या बाय करते हो, वो भी आपको इजिली 3 to 4,000 कॉस्ट कर जाता है। रादर यू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। सो GFC इज अ बेटर वर्जन ऑफ PRP, इट्स लाइक उसका बड़ा भाई है, इट्स अ बेटर एडेड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है। सो दैट थिंग, समथिंग दैट रियली वर्क्स इज अगेन कच्चा दूध। कच्चा दूध एप्लीकेशन हैज लैक्टिक एसिड इन इट, सो इट इज लाइक अ माइल्ड पीलिंग एजेंट, माइल्ड एक्सफोलिएशन हो ही रहा है, सो वो आपको ग्लो देगा। नींबू का रस नहीं लगाना है। इज इट एप्लीकेबल कि हम एक कोरियन प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करा लें कितने भी पैसे देकर एंड वी वुड गेट दैट ग्लास स्किन? जस्ट इमेजिन अगर अफ्रीकन जो है वो बोले कि मुझे कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, सो रियली डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म यूज के कारण अगर आइस के आसपास लगाया है तो आपको कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इंडियन सिनेरियो इज लो हीमोग्लोबिन कम होना कैन ऑल्सो कॉज डार्क सर्कल्स विच इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इग्नोर्ड। हमारी स्किन भी डैमेज ना हो एंड वी आर टेकिंग इनफ सनलाइट एज वेल। 10 लोगों का विटामिन D टेस्ट करवाऊंगी तो उसमें से 9 लोगों का डिफिशिएंट निकलता है। टैनिंग में कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटालिटी की। यस, हर किसी को गोरा दिखना है यहाँ कि जो सनस्क्रीन मैं समर्स में यूज करती हूँ या विंटर में यूज करती हूँ वो दूसरे सीजन में मुझे इरिटेट कर रहा है। सो ब्राइड एंड ग्रूम शुड एटलीस्ट स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम 6 months प्रायर। जिस एज में ग्रेइंग स्टार्ट होनी चाहिए उससे 10 साल पहले स्टार्ट हो रही है आजकल, क्योंकि शादी के जस्ट पहले उन्होंने बैक वैक्सिंग कराई होती है, जो पहले कभी जिंदगी में नहीं कराई, और शादी के 3-4 दिन पहले अच्छा स्मूथ स्किन चाहिए, बैकलेस पहनना है। बड़े लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने एक बार केमिकल पील करा लिया तो उसके बाद आप कुकिंग नहीं कर सकते। IV ग्लूटाथान है तो सेफ, बट इंजेक्ट करते वक्त IV मेथड से जब देते हैं तो किसी लोगों को एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उस समय पर अगर आपके पास वो इमरजेंसी ड्रग्स या आपने उसको इंजेक्ट नहीं किया उन मेडिसिन से, तो पेशेंट की जान जा सकती है। दैट इज वाई ये जो IV ग्लूटाथाइन है जो सैलून्स में हो रहे हैं या ब्यूटी क्लिनिक्स में हो रहे हैं, अगर वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं अवेलेबल है और ऐसा कुछ अनटोवर्ड रिएक्शन होता है तो फिर कौन जिम्मेदार है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विवक्षा और आप सुन रहे हैं आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज दैट हील, इंस्पायर एंड कनेक्ट हार्ट्स। फेस्टिवल और शादी सीजन आ गया है, मिठाइयाँ बन रही है, ढोल बज रहे हैं और सेल्फीज की तो बरसात होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस बार अपने स्किन के फ्लॉज AI से कवर करने वाले हैं या फिर अंदर से असली ग्लो लाकर बिना फिल्टर्स के पिक्चर्स पोस्ट करेंगे? आप अपने आउटफिट और ज्वेलरी तो वेदर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, लेकिन स्किन केयर अभी भी वैसा का वैसा है, राइट? अगर आप अपनी स्किन को अंदर से ग्लोइंग और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके ज़रूर काम आएगा। हमारे साथ हैं रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैनब सफदीरी। ये हमें बताएंगी कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल सैलून ट्रीटमेंट में और एक एक्सपर्ट डर्मैट के ट्रीटमेंट में। कौन से इंटरनेट ट्रेंड्स हमारे काम के हैं और कौन से सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स। इनके 10 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने कई पेशेंट्स की रियल स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और आज ये वही सब शेयर करने हमारे साथ आई हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग ऑन द शो एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much. How are you feeling, ma'am, today? I'm feeling very festive. Yes, everything is ready, and I would say lights are ready, diyas are ready, flowers is ready. But अगर इन सब के बीच में skin healthy ना हो तो पूरा mood खराब हो जाता है, right? बिल्कुल. So this is how I will start my first question कि इस festive season specially लोग किस तरह की skin problems लेकर आपके साथ आते हैं और also लोगों को अपनी skin की याद सिर्फ festivals और शादी season में क्यों आती है? So that is a very good question.
स्किन की याद ज़्यादातर शादियों के पहले या फेस्टिवल्स के पहले ही आती है. दैट इज़ व्हेन एवरीवन इज सडनली रियलाइजिंग दैट वी नीड अ नाइस ग्लोइंग स्किन. बट अगर हेल्दी स्किन एंड अ ग्लोइंग स्किन शुड बी प्रेजेंट ऑल अराउंड द ईयर. पूरे साल भर ही आपका स्किन अच्छा, हेल्दी और ग्लोइंग होना चाहिए. सो डेफिनेटली हमारे पास बिफोर फेस्टिवल्स और शादी का मेन जो कंसर्न होता है दैट कुछ भी मार्क्स है, पिगमेंटेशन है या कुछ भी उनके स्किन कंसर्न्स है, दे आर बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स कि हमें एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए. सो फेस्टिवल सीजन में ज़्यादातर उसी चीज़ के लिए आते हैं. और पोस्ट फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीप इम्प्रॉपर होता है, तो एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं तब. करेक्ट. तो मैम जैसे आपने कहा कि सबका इंटेंशन होता है कि फेस्टिवल्स और शादी में ग्लो करना है, हेल्दी स्किन लगनी चाहिए, तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं स्किन से रिलेटेड जो आप सजेस्ट करेंगी हमारी ऑडियंस को, जो उन्हें कंसिडर करने चाहिए इस फेस्टिव सीजन? सो पहली बात तो ये है कि अगर आपको हेल्दी या ग्लोइंग स्किन चाहिए, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग या एक रात में नहीं होना है. इट नीड्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस. सो इफ़ यू आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट वेडिंग्स, तो आपका प्रिपरेशन एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए. 6 मंथ्स पहले से यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर दैट हाँ मुझे स्किन केयर करना है. समवन हु इज़ नॉट डूइंग एट ऑल, उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स आई वुड सजेस्ट. तो वी विल नॉट डायरेक्टली जंप इनटू प्रोसीजर्स. पहले स्किन केयर रूटीन की बात करते हैं. तो एनीवन हु इज़ फॉलोइंग अ बेसिक स्किन केयर रूटीन ऑफ क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन, नरिशिंग एंड प्रोटेक्शन बेसिकली, तो ये 3 चीज़ें ही अगर आप रेगुलरली करते हो तो काफ़ी हद तक आपके स्किन में इम्प्रूवमेंट आ जाता है. एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपके स्किन कंसर्न्स, अगर आपको एक्ने है या उसके मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, बहुत सारी दूसरी स्किन कंसर्न्स होती है, अगर उसको हमें ट्रीट करना है तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाएगा. ओके. कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स या कुछ आप नाम बता सकते हैं जो मे बी कोई अगर जाके अपने डर्मैट से पूछना चाहे तो? हाँ. सो अगर मैं एक हेल्दी नॉर्मल स्किन की बात करूँ, सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट योर डे विथ क्लेंजिंग. उसके ऊपर आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र एंड देन अ सनस्क्रीन, विच विल डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप. आपका स्किन टाइप कैसा है, आपका कौन सा सीजन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. आप समर्स वाला मॉइस्चराइज़र विंटर में नहीं लगा पाओगे, समर्स वाला सनस्क्रीन विंटर में नहीं लगा पाओगे. और एक ऑयली स्किन, एक ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहती हैं. सो दैट डेफिनेटली आपका डर्मैट ही आपको देख के वो सजेस्ट कर पाएंगे. along with that you can definitely add actives, जो जैसे सैलिसिलिक एसिड है, हाइड्रोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है. बहुत सारे आजकल सीरम्स आ गए हैं मार्केट में. बट अगेन दैट विल डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप एंड वो आपका डर्मैट या आपके डॉक्टर देख के वो ज़्यादा बेटर सजेस्ट कर पाएंगे. ओके. मैम ये तो हुई ट्रीटमेंट्स की बात. अब आपके पास अगर कोई आ रहा है फॉर विद द स्किन कंसर्न, तो कौन से प्रोसीजर्स आप सजेस्ट करती हैं? ओके. सो वेराइटी ऑफ प्रोसीजर्स आर अवेलेबल. जैसे सिंपल बेसिक से स्टार्ट करें तो केमिकल पीलिंग है, जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, जो आपके पिगमेंटेशन इश्यूज़ को या अगर एक्ने है उस पर वर्क करेगा. अगेन डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट पील्स अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ पील्स अवेलेबल है. सो peeling is one of the most basic and simple things you can start with. Then depending again on your concern and sometimes even your budget, we can advise more procedures. Like you can go for micro needling, या micro needling radio frequency करके है, laser toning करके है, जिनको pigmentation या tanning काफ़ी है तो we can go for laser toning. And अगर टाइम बहुत कम है, they've just come like few days before Diwali or something like that, then these procedures may not work well because इन सब में थोड़ा सा डाउन टाइम रहता है या इन सब के रिजल्ट देखने के लिए टाइम लगता है बिकॉज यू नीड सेशंस फॉर दीज. राइट. इन सब चीज़ों के लिए 3 to 4 सेशंस आइडियली नीडेड होते हैं. बट अगर जस्ट बिफोर दिवाली आए हैं ऐसा कुछ है, देन वी कैन गो फॉर सिंपल मेडी फेशियल्स लाइक हाइड्रा फेशियल, या बहुत सारे मेडिकेटेड फेशियल्स भी होते हैं जो आपको जेंटल एक्सफोलिएशन भी दे देते हैं और इंस्टेंट ग्लो भी आ जाता है. बट यू हैव टू रिमेंबर उसका फिर रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है. राइट. मैम पील्स को लेकर एक काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो कि बड़े लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने एक बार केमिकल पील करा लिया तो उसके बाद आप कुकिंग नहीं कर सकते, आपकी स्किन डैमेज होने लगेगी, आप धूप में नहीं जा सकते. सो इसमें कितना सच है? इट इज़ अ मिथ. ओके. स्किन सेंसिटिव ज़रूर हो जाती है पीलिंग के बाद, बिकॉज हम स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे, एक लेयर ऑफ स्किन निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली स्किन सेंसिटिव ज़रूर हो जाएगी.
सन प्रोटेक्शन एक मस्ट है पीलिंग के बाद. हम बोलते हैं कि आप या तो धूप अवॉइड कीजिए, अगर आप जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाइए या आप स्कार्फ वगैरह पहन के जाइए. ये गलत है कि आप ज़िंदगी भर बाहर जा ही नहीं सकते हो या आप कुकिंग कर ही नहीं सकते हो. दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन जो हो रहा है, और उससे आपकी स्किन का टेक्सचर, आपका एक जो पिगमेंटेशन है या एक्ने है, ये सारी चीज़ें भी सॉल्व होती है. तो बड़े लोग जो बोल रहे हैं वो इंटायरली सच नहीं है. ओके. यू कैन गेट पीलिंग डन, बट येस डेफिनेटली द स्किन बिकम्स सेंसिटिव एंड यू नीड टू बी मोर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको. मैम, आपने एक वर्ड यूज़ किया हाइड्रा फेशियल, उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि हाइड्रा फेशियल सैलून पे भी अवेलेबल है और एक डर्मैट के पास भी अवेलेबल है. तो कैसे एक आम आदमी को पता चलेगा कि कौन से ट्रीटमेंट के लिए सैलून के पास जाना है और किसके लिए डर्मैट से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है? So first answering your second question, okay? So see, we are dermatologists, we are doctors, we are physicians. हमने 5 years MBBS किया है, and then after that 3 years we have done a specialized course in only treating skin, which is the largest organ of your body. So skin is not only limited to your face, it goes way beyond that. आपकी पूरी body को cover कर रहा है. तो definitely if you have any skin issue, it can be psoriasis, eczema, acne, hair fall, सारी चीज़ों के लिए आपको डर्मैट के पास ही आना चाहिए, बिकॉज एक्ने इज़ ऑल्सो अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर. ये ऐसा नहीं आप समझिए कि चलो ये तो होता ही है, ठीक हो जाएगा, या हम पार्लर से जाके कुछ फेशियल करवा ले तो ठीक हो जाएगा. नहीं, यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट. सो व्हेन यू नीड अ ट्रीटमेंट यू हैव टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड द सलून इज डेफिनेटली देयर फॉर योर अदर पर्पसेज, लाइक आपका वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्पा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू कैन गेट एट अ पार्लर और अ सलून. Coming to your first question about hydrofacial. So yes, a lot of salons also having hydrofacial machines right now. Difference is in the quality of the machine. तो उनके पास जो मशीन रहता है वो यूजुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो मिल जाता है छोटा वाला. So it is that, but the machines that we have, the quality in the machine is different. The voltage, the power, the suction power उसमें अलग रहता है. Proper vendors हमें जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दैट डिफरेंस इन द सीरम्स दे यूज़ और द प्रोडक्ट्स दे यूज़. सो वी हैव प्रॉपर पील्स और सीरम्स जो हम यूज़ करते हैं, जो वो वेंडर्स के हिसाब से ही भी दिया जाता है. थर्ड डिफरेंस इज़ आई नो मुझे किस पेशेंट के लिए क्या सूटेबल रहेगा. मे बी द सैलून पर्सन विल नॉट नो, वो सबको एक जैसा ही कर रही है. तो कल को कुछ रिएक्शन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, शी विल नॉट नो, ही और शी विल नॉट नो हाउ टू ट्रीट दैट प्रॉब्लम. बट गॉड फॉरबिड अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता भी है तो वी नो हाउ टू ट्रीट और टैकल दैट प्रॉब्लम. सो दैट इज़ द डिफरेंस. राइट. मैम, जैसे आपने एक्ने की बात करी कि होता ही है, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली विथ यंगस्टर्स एंड प्यूबर्टी, सो कैसे इन एक्ने को हम मैनेज करें? बिकॉज आई थिंक सबके साथ ही ऑलमोस्ट ये सबके साथ होता है लाइफ के एक फेज में कि बहुत एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो हियर दिस वर्ड्स कॉल्ड एडल्ट एक्ने, राइट, दीज डेज. सो कैसे इन एक्ने को मैनेज करना है, और पोस्ट एक्ने ट्रीटमेंट का भी क्या कोई स्किन केयर होना चाहिए? सो एक्ने जैसे ने बताया कि एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यूजुअली प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हार्मोनल जो चेंजेस हो रही बॉडी में उसके कारण ये स्टार्ट होता है. हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऑयलीनेस प्रोड्यूस होता है आपके फेस पे, आपके स्कैल्प के, आपको डैंड्रफ भी होने लग जाता है उसके कारण. सो उस पीरियड में रहता है. एंड इवेंचुअली विथ एज, जैसे आपका एज बढ़ता है, वो ग्लैंड्स फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उसका ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है और एक्ने भी कम हो जाता है. सो ड्यूरिंग दैट फेज ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज होता क्या है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो आपको लाइफ टाइम एक्ने मार्क्स और स्कार्स रह जाएंगे. और जो चीज़ पहले हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रीटमेंट लेके, अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम रह जाएगा. सो ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने डेफिनेटली बहुत अलग अलग प्रकार के हैं. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्ने. कोमेडॉन्स है, पस्ट्यूल्स है, या नोड्यूलर सिस्टिक है, अलग अलग एक्ने होता है. सो द ट्रीटमेंट ऑल्सो विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड टाइप ऑफ द पेशेंट. कोई पोस्ट एक्ने स्किन केयर आप बताना चाहती हैं, या जनरली फॉर एवरीबडी, सो दैट दे कैन एटलीस्ट अवॉइड एक्ने? So someone who has already taken treatment from acne, and we are giving them only maintenance treatment. Right. So maintenance treatment में usually a proper salicylic acid face wash I would recommend. But again it depends. अगर winters है तो मैं थोड़ा कम use करती हूँ, फिर मैं tea tree oil face washes ज़्यादा prefer करती हूँ.
Then again, a non-comedogenic moisturizer for acne-prone skin. A lot of people think that acne है, oily skin है, तो हमें moisturizer नहीं use करना चाहिए. That is a myth. You should use a moisturizer because होता क्या है, फिर skin sense करती है कि आपकी skin dry हो रही है और वो जाके signal देती है और ज़्यादा oil बनाने के लिए. So you should anyhow use a moisturizer, but just read the label that it should be non-greasy and non-comedogenic. Third comes sunscreen. You can use aqua based or gel based sunscreens for, or again non-comedogenic sunscreens for acne prone skin. For night maintenance, you can use a salicylic acid serum depending again. Oily है, pores clog होते हैं, तो आप salicylic acid serum कर सकते हैं. थोड़ा milder आपको use करना है, तो you can use a niacinamide serum as well, which will take care of your oiliness also and a little bit of pigmentation. But niacinamide is like a mild thing. Okay. मेंटेनेंस में चल जाएगा, नॉट फॉर एक्टिव ट्रीटमेंट. आई फील दैट वे. ओके मैम, एक और डिबेट मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो आप हैवी एक्ने के टाइम पे डर्मैट सजेस्ट करते हैं मेडिसिन आइसोट्रेटिनोइन, एंड उससे कोई काफ़ी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं. देयर इज़ अ डिबेट, यू नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सो आइसोट्रेटिनोइन इज लाइक यू नो a magical drug for acne. Okay. So it does not affect fertility. It does not affect fertility. But if given to an adult married woman who is about to conceive, then it can, मतलब वो जो होने वाला बच्चा है उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं बच्चे में, तो इस ड्रग को टेराटोजेनिक बोलते हैं. मतलब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी ने ये ड्रग लिया है तो जो चाइल्ड बॉर्न हो सकता है वो डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न हो सकता है. सो व्हेन वी आर प्रिस्क्राइबिंग आइसोट्रेटिनोइन, आइदर हम अनमैरिड फीमेल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं या मैरिड फीमेल्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है. यूजुअली यंग मैरिड कपल्स हम अवॉइड ही करते हैं, या तो फिर वी टेक अ कंसेंट, वी मेक देम साइन दैट यू विल नॉट, you know, you have planned not to conceive and you're using a proper contraceptive pill, only then we prescribe. Otherwise usually avoid in young married couples. ओके, सो यू आर सेइंग कि इसको लेने के बाद में कोई फर्टिलिटी, इसको लेने के बाद में फर्टिलिटी इश्यूज नहीं होते हैं. वी हैव गिवन टू मेनी यंग गर्ल्स हु हैव आफ्टर देव गॉट मैरिड एंड कंसीव्ड आल्सो. द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज अ टेराटोजेनिक ड्रग, सो यू शुड बी केयरफुल दैट व्हाइल टेकिंग दिस ड्रग यू शुड नॉट कंसीव या प्रेगनेंसी अवॉइड करना है. और ड्रग ले भी रहे हैं तो आप उसको स्टॉप करने के 3 महीने बाद यू कैन प्लान टू कंसीव. सो इवन इफ समवन इज मैरिड, ऐसा नहीं कि मैरिड फीमेल्स को दे ही नहीं सकते. नहीं, समवन इज मैरिड बट दे आर नॉट प्लानिंग टू कंसीव फॉर 1 year और 2 years. हमने मेडिसिन दिया, अब वो बोल रहे कि हम प्लान कर रहे हैं तो हम स्टॉप करेंगे मेडिसिन, एंड उसके 2-3 महीने बाद दे कैन डेफिनेटली प्लान टू कंसीव जब उसका ब्लड लेवल कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज सेफ कंप्लीटली. यस यस. ओके मैम, आपके एक्सप्लेनेशन में आप काफ़ी एसिड्स की भी बात कर रही थी, हाइलुरोनिक एसिड. अब ये सब मुझे भी पता है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के रील्स देख के ये सब सीख लिया है. सो आई टेल यू द नेम्स जो मैं जानती हूँ. हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल्स दिस डेज. सो हर कोई आजकल ये सारे यू नो एसिड्स के बारे में जानता है, एंड यू नो इंस्टाग्राम रील्स देखकर ये लोग सब बाय कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया हर किसी की स्किन का अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो कैसे हम ये पहचानें कि हमारी स्किन के लिए कौन सा सही है? बिकॉज ऑफ कोर्स लोग वायरल रील्स दे रहे हैं, देख रहे हैं और ये बाय कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स है, स्किन केयर एक्सपर्ट्स है, तो हर कोई अपने आप को स्किन केयर एक्सपर्ट बता रहा है, एंड स्किन क्लिनिक्स खुले हुए हैं या ब्यूटी क्लिनिक्स खुले हुए हैं. सो हाँ, बहुत सारे एसिड्स है, हाइलुरोनिक है, नियासिनामाइड है, सैलिसिलिक है, रेटिनॉल है. सो सैलिसिलिक एसिड अगर स्टार्ट करें तो इट कैन बी यूज फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज वो आपके ऑयल को कम करता है, पोर्स को, जो क्लॉग्ड पोर्स है उसको रिमूव करता है. सो यू कैन यूज़ फॉर एन ऑयली स्किन. हाइलुरोनिक एसिड का काम है हाइड्रेशन मेंटेन करना. तो किसी की ड्राई रफ स्किन हो रही है अगर लॉन्ग टर्म से, डेफिनेटली दे शुड यूज़ अ मॉइस्चराइजर पहले आपकी स्किन बैरियर को ठीक करने के लिए. उसके साथ आप हाइलुरोनिक एज अ मेंटेनेंस में यूज़ कर सकते हो हाइड्रेशन इम्प्रूव करने के लिए. देन आते हैं नियासिनामाइड. ये एक बहुत ही अच्छा माइल्ड सा एसिड है जो थोड़ा ऑयलीनेस भी कम करता है, थोड़ा पिगमेंटेशन पे भी वर्क करता है और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है. तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, नॉट मास्टर इन वन काइंड ऑफ अ थिंग. सो येस, इट कैन बी यूज फॉर अ सेंसिटिव स्किन ऑल्सो. सो नियासिनामाइड इज लाइक अ गो टू थिंग, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद समथिंग लाइक दैट. फिर आते हैं रेटिनॉल्स पे. So retinol is it's a retinoid, और retinoid is basically vitamin A derivative. तो ये सेल टर्नओवर कराता है, इन द सेंस आपके जो सेल्स है वो नए सेल्स बनाता है, रिपेयर करवाता है.
तो it can be used like an anti-aging serum also. Along with that, definitely it will work on your pigmentation and even acne. So किसको क्या यूज़ करना चाहिए? अगेन कमिंग बैक, मे बी रेटिनॉल एंड ऑल कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन, बिकॉज उससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है. सो अगेन सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए. You can't use all actives at one time. You have to be careful about what you're using, how your skin type is, and the weather conditions also. करेक्ट मैम. अगेन जैसे हम डिबेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक और डिबेट जो मैंने सुनी है कि ये जो डर्मैट प्रोसीजर्स होते हैं, राइट, दीज आर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो इनका ग्लो काफ़ी टेम्पररी होता है. सो दिस इज़ अगेन अ डिबेट गोइंग ऑन. सो एज अ डर्मैट आप क्या बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, एंड अवेयर करना चाहेंगी प्रोसीजर्स के बारे में? सो अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अबाउट केमिकल पीलिंग और माइक्रो नीडलिंग और MNRF या PRP, इन सब चीज़ों में ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर नॉट अ वन टाइम थिंग. दे नीड सेशंस, दे नीड मंथली सेशंस. अगर आप मंथली सेशन लेंगे तो उसका रिजल्ट भी दिखेगा और वो लॉन्ग टर्म रहता है. पीलिंग डेफिनेटली इज अ सुपरफिशियल प्रोसीजर, तो एक्सफोलिएशन होगा. और वेर एंड टेयर अगर आपका होगा, आप बोलो कि मैंने 6 महीने पहले पील करवाया था और मैं तो अब ऐसे ही धूप में घूमूंगी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, तो वो तो आपका वापस टैनिंग, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, राइट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑल्सो. आपका स्किन केयर रूटीन भी नॉर्मल प्रॉपर होना चाहिए फॉर द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. Coming to other things like MNRF, that is used for acne scars. So आपका स्कार हीलिंग हो जाएगा unless or until आपको वापस से एक्ने हो रहे और वो स्कार छोड़ के जा रहे, तो वो चीज़ परमानेंट ही रहती है. इट इज़ नॉट टेम्पररी थिंग. सो प्रोसीजर्स जो हम कर रहे हैं, वी नीड टू गिव सेशंस फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. इट कैन नॉट बी डन इन वन सेशन. वन थिंग. Second question of yours, that why dermat treatments are expensive? Because the machines, जो कॉस्ट है उसका, वो एक्सपेंसिव है. अगर हम प्रॉपर US FDA अप्रूव्ड मशीन्स या सीरम्स या पील्स यूज़ कर रहे हैं, देन इफ़ यू कंपेयर द डॉलर रेट इन इंडियन रुपी, सो डेफिनेटली कॉस्ट हमें ही बेयर करना है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो वो कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा ना. सो दैट इज़ वाई दीज प्रोसीजर्स साउंड टू बी एक्सपेंसिव, बट नॉट एवरीथिंग इज़ दैट एक्सपेंसिव. ओके. इफ़ यू सी द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जितना कर रहे हो, इफ़ यू गो एंड बाय मार्केट में जाके आप कोई ब्रांडेड शॉप से आप सीरम्स या बाय करते हो, वो भी आपको इजीली 3,000 to 4,000 कॉस्ट कर जाता है. रादर यू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. राइट. बिकॉज अब यहाँ प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन. So generally, for audience, they will get confused in between microneedling, there is PRP, there is one another like vampire facial, so which sounds a little scary of course. So क्या आप हमें easy भाषा में बता सकती हैं कि ये सब क्या है? ओके, सो स्टार्टिंग विथ माइक्रो नीडलिंग. माइक्रो नीडलिंग जैसे नाम ही बता रहा है, स्मॉल नीडल्स होते हैं, पंक्चर करते हैं आपकी स्किन में, माइक्रो इंजरी करवा रहे हैं. माइक्रो इंजरी से क्या होता है, जब भी कहीं पे भी चोट लगती है, इंजरी होती है, वहाँ पे अपने बॉडी के सेल्स चले जाते हैं उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए. तो जब रिपेयर प्रोसेस हो रहा है तो नया कोलेजन बन रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो इंजरी एंड माइक्रो नीडलिंग, वी आर गेटिंग न्यू सेल्स इन दैट एरिया फॉर टिश्यू रिपेयर एंड न्यू कोलेजन सिंथेसिस. सो इट विल हेल्प. कोलेजन बनेगा तो आपका एक्ने स्कार भी ठीक होगा, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी आएंगे, स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव होगा, आपके पोर्स भी कम होंगे, राइट. सिमिलरली देयर समथिंग नोन एज MNRF. सो इट्स अगेन माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी. इसमें हम दो चीज़ ऐड कर रहे हैं, एक माइक्रो नीडलिंग है और रेडियो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हीट जनरेट हो रहा है, जो अगेन आपको कोलेजन को टाइट करेगा या स्किन को टाइट करेगा. सो एक टाइटनिंग इफेक्ट आएगा. Okay. Then coming to PRP or Yes. GFC. Yes. So platelet rich plasma therapy or growth factor concentrate. This is taking your own blood, Okay. सेपरेटिंग द प्लेटलेट्स आउट, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, एंड इंजेक्टिंग इनटू योर ओन स्किन. तो आप ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के आप वापस ग्रोथ फैक्टर्स अंदर डाल रहे हो और वो वापस उसको सेल्स को सिग्नल कर रहा है कि आप नए सेल्स बनाओ. तो अगर आप स्कैल्प में डालोगे तो हेयर ग्रोथ होगा, आप स्किन में डालोगे तो स्किन रिजुविनेशन होगी, आप वूंड में डालोगे मतलब कहीं पे अल्सर या वूंड हुआ तो वूंड हीलिंग होगी. राइट. सो GFC इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ PRP. इट्स लाइक उसका बड़ा भाई है. It's a better added growth factor concentrate है. So that thing. Coming to vampire facial is nothing. It's basically PRP only because blood ले रहे. Okay. और डाल रहे, तो ऐसा नाम दिया गया है vampire का. और जो आप बोल रहे थे कि स्कैरी वेरी कुछ नहीं है, वो
पिक्चर्स ऐसे डाले Right. जाते हैं, बिकॉज यूजुअली पीआरपी के साथ हम थोड़ा माइक्रो नीडलिंग भी कर लेते हैं, तो वो पिन पॉइंट ब्लड जो आता है ना, उससे वो ऐसा चेहरा पूरा, जो मैंने भी देखे गूगल में हाँ. फोटोग्राफ्स, ऐसे पूरा लाल दिखता है. इट्स नॉट एग्जैक्टली इन दैट वे, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीआरपी एंड माइक्रो नीडलिंग, जिसको हम वेम्पायर फेशियल नाम देते हैं. बट द रिजल्ट्स आर ऑसम. आई रियली सजेस्ट Okay. दैट इन अ लॉट ऑफ माई टू बी ब्राइड्स, लाइक अगर दिसंबर नवंबर फेब में शादी होने वाली है, सो आई टेल देम दैट कम 3 to 4 months प्रायर एंड वी कैन टेक monthly sessions, so that really helps. एक और जो दिवाली सीजन में जिस चीज़ को मैंने काफ़ी फेमस होते देखा है वो है आपके घर के टोटके. ओके, सो आप एकदम आपका मलाई, बेसन, हल्दी सब बाहर आ जाता है एंड सारे आप पेस्ट बनने लग जाते हैं. एंड काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि सारा स्किन का काम तो घर के चीज़ों से ही हो जाता है, कोई डर्मैट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो आप एज ए डर्मैट हमें क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें ये घर के टोटके किस लिमिट तक यूज़ करने चाहिए एंड कब आपको डर्मैट के पास आना है? सो घर के टोटके डेफिनेटली काम करते हैं, नॉट डिसएग्रीइंग, बिकॉज बरसों से हमारे दादी माँ, नानी माँ, देव ऑल बीन यूजिंग इट एंड देयर स्किन इज़ ग्रेट. Their skin is awesome. My mother-in-law, she doesn't use any of my dermat products. She uses her घरेलू things only. तो बात ये है कि they are not exposed to the environment as much as we are. Their lifestyle was different. उनकी eating habits अलग थी. आजकल we are only like full time junk food. Our screen time is so much. हमारा sleep proper नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पे दिख रही है, इसलिए शायद वो घर के टोटके इतने नहीं काम कर रहे हैं हमारे ऊपर जितने काम करने चाहिए. घर के टोटके में some things really that help is rose water. I'm really a big fan of rose water. Really hydrates your skin. Aloe vera definitely has anti-inflammatory properties. It can soothe your skin. But again, aloe vera सबको नहीं सूट होता है. But usually एक calming और hydration और soothing effect है aloe vera का. Coming to मलाई, जैसे आपने बोला, तो मलाई अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ लिप्स है, सो वी समटाइम्स एडवाइज दैट आप घी लगाओ या मलाई लगाओ, सो दैट अगेन हेल्प्स. समथिंग दैट रियली वर्क्स इज अगेन कच्चा दूध. कच्चा दूध एप्लीकेशन हैज़ लैक्टिक एसिड इन इट, सो इट इज़ लाइक अ माइल्ड पीलिंग एजेंट. माइल्ड एक्सफोलिएशन हो ही रहा है, सो वो आपको ग्लो देगा. सर्टन घर के थिंग्स दैट आई वुड नॉट रिकमेंड इज एप्लीकेशन ऑफ दीज नींबू. डायरेक्ट नींबू का रस नहीं लगाना है, बिकॉज वो एक एसिड है. राइट. और अगर आप ऑलरेडी दूसरे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या रेटिनॉल, और फिर आप सुबह बोलो कि मैं नींबू का रस भी लगाऊँ, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, वो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम कर सकता है. राइट. सो दोज आर द थिंग्स. बट घर के टोटके काम करते हैं. अब ना फॉर एग्जाम्पल मुल्तानी मिट्टी इज़ गुड, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका स्किन ऑयली है. बट अगर आप बोलो कि मुझे एक्टिव एक्ने है और मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा के ठीक करूँ, तो वो नहीं होना है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. टू कीप योर ऑयलीनेस रिड्यूस, आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हो, बट ट्रीटमेंट एक्ने का आपको लेना पड़ेगा. करेक्ट. अब हम फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने बड़ों से ये भी बोलते हुए सुना है कि जैसा आप खाते हो वैसे आप दिखते हो. तो आप डाइजेशन का और ये गट हेल्दीनेस का स्किन से क्या कनेक्शन है? अगेन फर्स्ट सेंटेंस जो आपने बोला, जैसा आप खाओगे वो आपके चेहरे पे दिखेगा. सो डेफिनेटली इफ यू आर ईटिंग गुड प्रोटीन, अगर आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, लाइक इफ यू आर टेकिंग वॉलनट्स एंड आलमंड्स, एंड आपका अच्छा सा कलरफुल डाइट है विद रिच एंटीऑक्सीडेंट्स, सो आपका स्किन ग्लो करेगा. ओके, इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्राइज, ऑयलीनेस, वो आपके स्किन पे दिखेगा. गट हेल्थ, हर डिजीज़ में आई वुड नॉट से दैट गट हेल्थ इज़ रिलेटेड टू स्किन हेल्थ. आई गेट पेशेंट्स ऑफ एक्ने सेइंग दैट हमने तो 3 से 4 बॉटल साफ़ी की पी ली है खून साफ करने के लिए और कुछ नहीं हो रहा है. सो डेफिनेटली एक्ने इज़ नॉट कि सिर्फ गट से ही रिलेटेड हो. डाइटरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एक्ने में, बट हमें ये समझना पड़ेगा जो मेन फैक्टर है एक्ने का, वो आपका हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है. तो उस चीज़ को हमें डेफिनेटली ठीक करना है. मैम, ये तो रही खाने की बात. अब इंस्टाग्राम पे एक और ट्रेंड चल रहा है कि आपको 4 लीटर पानी पीना है एक दिन में टू कीप योर स्किन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. नाउ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, पीपल आर जस्ट ड्रिंकिंग बॉटल्स एंड बॉटल्स, लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ वाटर. सो हाइड्रेशन का रोल ऑफकोर्स है, बट कितना? सो एज यू सेड, हाइड्रेशन का रोल है. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पानी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, और हाइड्रेशन अंदर से रहेगी तो स्किन ग्लो करेगी. बट दैट डजंट मीन दैट आप 4-4 लीटर पानी पीते रहो दिन भर और आप और कुछ खाओ पियो नहीं, बिकॉज आप इतना पानी पियोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू ईट अ लॉट. सो यू नीड
प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक वेल बैलेंस्ड डाइट भी ज़रूरी है फॉर दैट स्किन टू ग्लो. यू कैन जस्ट कीप टेकिंग इनटेक वाटर एंड आप बोल रहे हो कि ओके माई हाइड्रेशन इज़ वेरी वेल, तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत है या सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ नॉट द थिंग. पानी जितना 6 to 8 ग्लासेस एवरेज जो रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली आप पी सकते हैं. बट अगेन इट विल वेरी ऑन द सीजन एंड द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग. अगर कोई लेबरर है, मजदूर है जो बाहर गर्मी में काम कर रहा है, तो उसको मे बी 2 से 3 या 4 लीटर लग सकते हैं. बट अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, दिन भर लैपटॉप पे हो एंड यू आर इन अ विंटर सीजन, एंड अगर आप 4 लीटर पियोगे तो रैदर देन सिटिंग इन योर ऑफिस यू विल बी सिटिंग इन द बाथरूम मोर, आई फील. सो यू नीड टू सी द सीजन, योर बॉडी टाइप एंड योर वर्क एंड देन डिसाइड. बट एवरेज 6 to 8 glasses is definitely recommended. So we will change the topic a little bit and come to more technical questions. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये फिलर्स और बोटॉक्स भी काफ़ी फेमस हैं एंड आई थिंक सारे हमें तो ये पता है कि सारे मॉडल्स एंड एक्ट्रेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फिलर्स एंड बोटॉक्स. सो क्या ये सेफ़ हैं? क्या इसकी सच में हमें ज़रूरत है? कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या इसके? सो फिलर्स एंड बोटॉक्स बोथ आर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स. ओके, क्या हमें सच में ज़रूरत है? नहीं, नॉट रियली. इट आपके ऊपर है. इफ़ यू फील द नीड यू कैन गेट इट डन, बट कोई नेसेसरी नहीं है कि करना ही है. बोटॉक्स क्या है? इज़ बेसिकली इट्स अ बॉटुलिनम टॉक्सिन. तो ये आपके रिंकल्स को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है. जहाँ पे इंजेक्ट होता है वहाँ पे मसल पैरालाइज होते हैं, तो रिंकलिंग कम हो जाती है. जैसे आपका ये फॉरहेड है, यहाँ की लाइंस है, यहाँ पे जो डिम्पलिंग आती है या नेक लाइंस है, उसके लिए आप बोटॉक्स कर सकते हैं. और फिलर्स क्या है? इट्स जैसे नाम बता रहा है, फिलिंग वॉल्यूम को बढ़ाता है. सो इट विल इन्हांस योर वॉल्यूम. अगर आपको टियर ट्रफ है, अंडर आई के गड्ढे जिसको बोलते हैं, जिसके कारण टायर्ड लुक आता है, तो आप फिलर्स करवा सकते हैं. या आपको यहाँ पे जो लाइंस आ रही, यहाँ पर थोड़ा लिफ्टिंग होगा, सो यू कैन गेट फिलर्स. सो फिलर्स विल हेल्प इन इवन रीडिफाइनिंग योर जॉ लाइन, शेपिंग, बिकॉज फिलर्स में भी अलग अलग होता है. लिफ्टिंग का अलग है, वॉल्यूमनाइजिंग का अलग है. सो फिलर्स में यूजुअली हाइलुरोनिक एसिड ही रहता है जो जाके वहाँ को बैठ जाता है, वहाँ जाके, तो वो एक लिफ्टिंग इफेक्ट देता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बोटॉक्स एंड फिलर. नॉट एवरी वन को ज़रूरी नहीं है लेना, आपके ऊपर है. इट इज़ ऑन योर चॉइस. सी अ लॉट ऑफ पीपल से दैट जो हो रहा है एजिंग हमें होने दीजिए. देर आर फ्यू पीपल, देखो ग्रेइंग ऑफ हेयर भी होता है, बट 90% ऑफ पीपल आर स्टिल डाई तो करते हैं ना, तो उसमें आपकी एजिंग का इशू नहीं आ रहा है क्या? बट देन देर आर फ्यू हु आर नॉट इवन डूइंग दैट. सो देर इज ओपिनियन वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. सेफ्टी डेफिनेटली सेफ है इफ़ यू गेट इट डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन. राइट. अगर आप सलोन या कोई अनक्वालिफाइड पर्सन से करवाएंगे तो फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, बिकॉज दे डू नॉट नो द अंडरलाइंग अनाटमी. उनको पता ही नहीं है वो कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ओके. आईवी इंजेक्शंस भी काफ़ी सुनी जा रही हैं. सैलॉन भी ऑफ़र कर रहे हैं, डर्मैट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं. सो इनका क्या रोल है एंड ऑल्सो अगेन आर दी सेफ? सो आईवी इंजेक्शन में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है आईवी ग्लूटाथायोन. ओके. सो ग्लूटाथायोन इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अपनी बॉडी में ऑलरेडी है लेकिन कम मात्रा में है. ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है. तो हम जब बाहर से उसको एक्स्ट्रा ग्लूटाथायोन देते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करके वो एक ग्लो लाता है, नॉट ओनली ऑन फेस, ऑन द एंटायर स्किन. ग्लूटाथायोन कैन बी गिवन आईवी या ओरल. आईवी इज़ अ बेटर फॉर्म, है ना. प्रॉब्लम ये है कि आईवी ग्लूटाथायोन है तो सेफ, बट इंजेक्ट करते वक्त आईवी मेथड से जब देते हैं तो किसी लोगों को एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. उस समय पर अगर आपके पास वो इमरजेंसी ड्रग्स या आपने उसको इंजेक्ट नहीं किया उन मेडिसिन से, तो पेशेंट की जान जा सकती है. दैट इज़ वाई ये जो आईवी ग्लूटाथायोन है जो सलोन्स में हो रहे हैं या ब्यूटी क्लिनिक्स में हो रहे हैं, अगर वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं अवेलेबल है और ऐसा कुछ अनटोवर्ड रिएक्शन होता है तो फिर कौन जिम्मेदार है? दैट इज़ द प्रॉब्लम. करेक्ट. अदरवाइज इट इज़ अ सेफ थिंग. इट इज़ नॉट, बिकॉज नेचुरल बॉडी का ही कॉम्पोनेंट है, सो नो इश्यूज विद दैट. कोरियन ग्लास स्किन, राइट. सो मेरा फेस भी एकदम चमक गया इसको बोलते हुए, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस हम देख रहे हैं, सो इट फील्स लाइक कि बस मुझे वो एक प्रोडक्ट मंगाने की देरी है. सो पीपल आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड दे आर इम्पोर्टिंग कोरियन प्रोडक्ट्स. कोरियन प्रोडक्ट्स का स्किन केयर में एकदम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, बूम है. पीपल आर गोइंग क्रेजी, आई शुड से.
this is the biggest trend going on right now. Rice mask and I don't know what all. Especially I would want to ask that, is it applicable for Indian skin? Is it applicable कि हम एक कोरियन प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करा लें कितने भी पैसे देकर and we would get that glass skin? So you will not get that Korean glass skin because it is an ethnic thing. उनकी स्किन जेनेटिकली ही ऐसी है. आप कोरिया जाओगे तो आपको हर किसी की स्किन बहुत अच्छी दिखेगी. सो हमारी इंडियन स्किन अलग है. हमारी इंडियन स्किन में थोड़ा मेलानिन है, थोड़ा रफनेस है, थोड़ा सैगिंग है, ये सारी चीज़ें. तो एथनिसिटी ऊपर वाले ने बनाया हमें अलग है कोरियन वालों से. तो आप भले कोरियन प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर लो, यूज़ कर लो, बट यू विल स्टिल नॉट गेट दैट ग्लास स्किन. You can definitely work harder towards achieving a good, healthy, glowing skin, which may look like a glass skin, but वो कोरियन वाली स्किन मिलना मुश्किल है because definitely it's a genetic thing. अगर आप just imagine अगर अफ्रीकन जो है वो बोले कि मुझे कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, so really do you think it is going to be possible? I don't think so. So you can use the products, not an issue, but you have to understand that you will not get exactly the same skin like the Koreans. और सिर्फ स्किन केयर में नहीं, हर चीज़ में कोरियंस आर ट्रेंडिंग राइट नाउ. Right. Collagen supplements also. Okay, people are going crazy again. Collagen supplements, they're coming in powder form. They're coming in some jelly forms also. So without even consulting a dermat, I have seen people, having collagen supplements. So what would you suggest about this? So collagen again is something that is already present in our body. Right. So if you're taking it, it doesn't matter. Like glutathione. ऑलरेडी बॉडी में है, हम बाहर से एक्सेस थोड़ा ले रहे हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें इशू नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हो ये सोच के कि आपको एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा. तो जस्ट इमेजिन आप बाय माउथ कुछ चीज़ ले रहे हो, आपके ब्लड में जाएगा, स्टमक में जाएगा, कब कौन से ज़माने में आपकी स्किन तक पहुँचेगा. तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट और कितने टाइम तक लेना पड़ेगा जस्ट टू सी दैट रिजल्ट. सो आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. इट विल जस्ट इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन. सो इतना ही होगा. एंटी एजिंग इफेक्ट आप बोलोगे कि मेरे रिंकल गायब हो जाएंगे, ये नहीं होगा. एंड अगेन मरीन फॉर्म ऑफ कोलेजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू टेक. दूसरे जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते. ओके. कोलेजन के साथ मैम रेटिनॉल्स और एंटी एजिंग का काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है. आई वुड से दिस इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, बिकॉज अर्लियर वी डिडंट यूज टू नो, और मे बी आवर मॉम्स एंड ग्रैंड मॉम्स वुड नॉट नो दिस प्रोडक्ट. इट्स अ गोल्ड प्रोडक्ट आई वुड से फॉर एंटी एजिंग. सो पीपल एज यंग एज 25 ईयर्स रेटिनॉल्स लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने. तो आप व्हाट इज़ द राइट एज जब आपको रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहिए? सो अगेन राइट एज 25 वाले भी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. सी इफ समवन हु वाज हैविंग एक्ने प्रोन स्किन और अब उसका एक्ने सेटल्ड है बट उसको मेंटेनेंस चाहिए कि बार बार ब्रेकआउट्स नहीं हो, सो शी कैन स्टार्ट, ही और शी कैन स्टार्ट अ रेटिनॉल सीरम माइल्ड वाला. दे कैन स्टार्ट बिकॉज वो सिर्फ एंटी एजिंग वर्क नहीं कर रहा है, एज आई मैंशनड अर्लियर कि वो सेल टर्न ओवर करवा रहा है, सेल का रिपेयर हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है. तो वो एक्ने में भी हेल्प करता है. सो एज अर्ली एज 25 भी कर सकते हैं. अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, नॉट एवरी वन. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए रेटिनॉल सही नहीं है. अगर आपको स्टार्ट करना भी है तो पहले आपका हाइड्रेशन इंप्रूव करो आपके स्किन का बाय यूजिंग प्रॉपर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर और समथिंग, और उसके साथ फिर आप धीरे धीरे से रेटिनॉल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Okay. Let's move one step ahead of retinol. Tretinoin. Okay, so there was one video from Kriti Senon which got really famous, viral. Of course, she's a celebrity. People admire her. And because it was from celebrity, ma'am, I think सबने blindly Tretinoin use करना शुरू कर दिया है. There was another ad from Alia Bhatt which was glowing skin, पाना हुआ आसान. हमें पता है कि ये reality नहीं है, ये सिर्फ एक ad है. फिर भी आपको क्या ऐसा लगता है कि लोग फिर भी एक एड देख के वो मैजिक पोटेंट ढूंढ रहे हैं कि आई विल जस्ट अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग एंड नाउ माई स्किन केयर गेम वुड चेंज. सो व्हाट वुड यू से अबाउट द मेंटालिटी लाइक दिस? सो सबसे पहले ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड या पोशन है ही नहीं. अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए तो आप खुद सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो, वो कितनी मेहनत करते हैं. दे नॉट ओनली अप्लाइंग अ स्किन केयर या क्रीम या रूटीन नहीं कर रहे, उनका दूसरा भी रूटीन देखो, कितना जिम में वर्कआउट करते हैं, उनका डाइट देखो. दे पोस्ट वीडियोज ऑफ दैट ऑल्सो. यस, वो भी डालते हैं. इट्स नॉट लाइक उनका क्या डाइट है, दे आर हैविंग प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड देयर लंच एंड डिनर में बहुत ही प्रॉपरली
फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली डाइट करते हैं, एंड देन दे आर फॉलोइंग देयर हाइड्रेशन, पानी की बॉटल हमेशा हाथ में रहती है, इफ यू सी दे आर गोइंग टू जिम एंड दे आर वर्किंग आउट. सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 50% तो ये चीज़ उनको बहुत हेल्प कर रही है उनकी स्किन ग्लो करने में. देन अलॉन्ग विद दैट उनका स्किन केयर रूटीन. नाउ कमिंग टू कीर्ति सनॉन वाला जो ट्रेटिनॉइन सैंडविच थेरेपी है, नाउ यू नीड टू नो दैट ट्रेटिनॉइन इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. ये एक मेडिसिन है, ड्रग है, जो आपको मेडिकल पे ही मिलता है, फार्मेसी में मिलता है. ये आपको ओवर द काउंटर ऐसे ही किसी ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिल रहा है. सो ये शुड बी प्रिस्क्राइब बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट बिकॉज इसमें इरिटेशन पोटेंशियल काफ़ी है. इसीलिए उसने वो सैंडविच थेरेपी जो है वो बताया, दैट मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर ट्रेटिनॉइन लगाओ, फिर मॉइस्चराइज़र लगाओ, तो आपको इरिटेट नहीं करेगा. बट अगर हर कोई ये चीज़ करने लगेगा तो इट माइट हार्म देयर स्किन बिकॉज वो काफ़ी इरिटेशन करवाता है. हम एज डर्मैट्स भी ट्रेटिनॉइन काफ़ी कम लिखते हैं, हम उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाइक अडैप्लिन या कुछ, बिकॉज ट्रेटिनॉइन में इरिटेशन पोटेंशियल काफ़ी है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड. अगर आपको करना ही है तो आप उसके दूसरे जो कजन्स है, रेटिनॉल, रेटिनाल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट ट्रेटिनॉइन बिकॉज इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. कमिंग टू आलिया भट्ट थिंग दैट ओवरनाइट या एक चीज़ आप करके करो, तो एज आई सेड ये नहीं होता है. एंड उस चक्कर में क्या होता है दैट इंडिया में बहुत कॉमन है, अ लॉट ऑफ पीपल दे टेक दीज ओवर द काउंटर ट्यूब्स या क्रीम्स, गोरे होने की ट्यूब, विच आर वेरी 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 हार्मफुल बिकॉज उसमें स्टेरॉइड्स होता है. एंड आई एम वेरी ग्लैड यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन आउट बिकॉज दिस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेरॉइड क्रीम्स आपकी स्किन को बाद में जाके बहुत नुकसान कराता है. इनिशियली जब आप लगाओगे तो 3-4 डेज़ में आपकी स्किन बहुत ब्राइट लगने लगती है, मार्क्स चले जाते हैं, लगता है कि एक्चुअल में मैजिक हो गया है. बट यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप. जब आप स्टॉप करते हो और जब छोड़ते हो, then you'll realize the side effects and eventually with continued use it can really damage your skin. आपकी स्किन पतली हो जाएगी, आप धूप में जाओगे तो आपको इरिटेशन, रेडनेस, बर्न्स, एक्ने आने लग जाएंगे, चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं. और इनफैक्ट क्रॉनिक लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण अगर आइज़ के आसपास लगाया है तो आपको कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. ओके. सो इट शुड नॉट बी बॉट ओवर द काउंटर. ये मेडिसिन, ये ट्यूब्स नहीं लगाने चाहिए. गोरे होने के जो ट्यूब्स आते हैं नहीं लगाने चाहिए. एक्सोसोम्स, ये भी हमने अगेन रील्स के थ्रू सीखा है. सो काफ़ी ट्रेंडिंग है. इसके बारे में एज ए डर्मैट आप हमारी ऑडियंस को प्लीज़ अवेयर कराइए. पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि अभी हम भी सीख ही रहे हैं, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग इन द मार्केट. इट इज़ रिसेंटली बीन यूज्ड. एंड एक्सोसोम्स होते क्या है, ये छोटे वेसिकल्स है जो आपके सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. जब एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है, वो उसको जाके लिपिड्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें जाके देता है एक्सोसोम्स. सो बहुत ही सेल्यूलर लेवल की चीज़ है एक्सोसोम्स, जो बहुत अच्छी डिस्कवरी है. बट इसके रिजल्ट्स कैसे क्या है वो विथ टाइम यूज़ करके ही में पता चलेगा, बिकॉज एक्सोसोम्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है और ह्यूमन बेस्ड है. तो डेफिनेटली ह्यूमन बेस्ड वाला हमेशा सुपीरियर रहेगा. वो अभी इंजेक्ट फॉर्म में नहीं यूज़ हो रहे, हम उसको अप्लाई करते हैं और माइक्रो नीडलिंग या मीज़ोथेरेपी के थ्रू उसको हम स्किन या हेयर के अंदर पहुंचा रहे हैं. तो जहाँ भी एक्सोसोम्स जाएगा वहाँ वो जाके वो सेल्स को बोलेगा कि आप रिपेयर करो, आप रीजनरेट करो, आप नए सेल बनाओ. नया सेल बनेगा तो हेयर ग्रोथ होगा, नया सेल बनेगा तो स्किन अच्छी दिखेगी, नया सेल होगा तो स्कार ठीक होगा, नया सेल बनेगा तो आपकी वुंड हीलिंग होगी. तो अभी इस स्टेज पे यही है कि एक्सोसोम्स यूज़ हो रहे हैं, उसका कितना लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें अभी स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट. ओके मैम, सो बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए. सो वी विल डू सम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सम इंटरनेट ट्रेंड्स, आई वुड से. Okay, again, internet and Instagram has become the biggest platform for the skin information. So हम बहुत लंबा तो नहीं जाएंगे. I will just tell you the name of those trends, and if you can just tell us if it is a pass or a fail with maybe one-liner explanation. Okay. Red light therapy. Pass. Pass. It's you would suggest. Can be used, yeah, for hair and for skin treatment can be used. Okay. 10-step skincare routine. Fail. Not suggested for everyone. If, as I said, if you do a simple routine, moisturization, sunscreen and exfoliation, cleansing, that itself is enough for most of the population. Right. 10-step routine is not needed for everyone.
Okay. Gua sha massage. So there is this, thing Yes. called coming and then they're massaging to their face. सो गुआशा कैन बी यूज, बट उसको आप एज अ एंटी एजिंग सोच के यूज़ कर रहे हो कि मेरी स्किन टाइट हो जाएगी, रिंकल चले जाएंगे, नहीं, इट विल नॉट वर्क. बट क्योंकि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाता है, जब आप मसाज कर रहे हो तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है. सो अगर आपको पफीनेस है, अंडर आई पफीनेस है, या जब आप सुबह उठते हो तो आपका फेस पफी लगता है, उस चीज़ में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा. Okay, so there is another one called slugging, which is maybe after moisturizer you use a double moisturizer Fail. no. Because if you really have that much of a dry sensitive skin, first visit a dermat. If not, then use a very good moisturizer like a ceramide या pentavitin based moisturizer use करो, तो उसी से काम हो जाएगा. उसके ऊपर आप अलग से वैसलीन का लेयर Yes. लगाओगे तो इट कैन बी कोमेटोजेनिक एंड इट कैन कॉज यू ब्रेकआउट्स ऑल्सो. सो नो, डेफिनेटली फेल. Skin cycling, which is using your actives, not everything on the same day. So one day you're using retinol, the other day maybe you're using niacinamide, or there's a cycle, whole week का पूरा cycle बनता है. या मे बी पास, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट और ऑन द पर्सन. नॉट एवरी वन विल नीड ऑल द एक्टिव्स. अगर किसी को इतना ही शौक है तो येस, ये तरीका सही है. आप डेली सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ग्लाइकोलिक भी रात में लगाना है, आपको सैलिसिलिक भी रात में लगाना है, आपको रेटिनॉल भी रात में लगाना है. तो फिर आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बट हर इंसान को ये करने की ज़रूरत नहीं है. Sheet mask. So, everybody nowadays are posting pictures with their nighttime skincare routine, and they're also flying in the planes with their sheet mask on. So, are they like really good? So, sheet mask will improve the hydration for a temporary basis. Okay. तो जैसे आपने बोला कि प्लेन में फ्लाई कर रहे तब यूज़ करें, तो जब वी आर एट अ हाइट एट एन ऑल्टीट्यूड डिहाइड्रेशन होता है, तो इफ़ दे अप्लाइड द शीट मास्क इट विल इम्प्रूव द हाइड्रेशन फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. और अप्लाइंग अ शीट मास्क बिफोर योर मेकअप, सो दैट विल इम्प्रूव योर हाइड्रेशन. तो हाइड्रेटेड स्किन पे मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा, केकी नहीं दिखेगा, रिंकलिंग नहीं दिखेगी. सो या यू कैन यूज़, बट नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि शीट मास्क डेली यूज़ करने से, बिकॉज कोलैजन शीट मास्क आ रहे हैं. सो कोलैजन शीट मास्क लगा के ये थोड़ी है कि आपका कोलैजन बढ़ जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. Right. So yes, those sheet masks may help for improving the hydration for a limited period of time. Okay. Let's talk about a very important Indian skin problem, which is dark circles. So acne के बाद I think जो दूसरा category है वो dark circles का है. 50% of the people are facing dark circles. Now there is a debate, right? Some people say कि is it ये नींद से related है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है. Maybe uncontrollable scrolling इसका रीज़न है, या फिर ये सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम है और डर्मैट ही सॉल्व कर सकता है. सो ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, हमारे क्लिनिक पे तो ना ये 1+1 वाला होता है. एक पेशेंट आया है एक्ने दिखाने के लिए, उसके साथ में उसकी मदर बोलेगी कि मुझे डार्क सर्कल्स भी मैम कुछ लिख दो. इट इज़ लाइक अलग से कंसल्टेशन बहुत कम लोग आते हैं. इट इज़ यूजुअली कि मैम ये भी हो रहा है. It is always sidelined. Only few people actually come with the problem of actual dark circles. So dark circles can definitely have a lot of causes. One is genetics. If you have a family history, parents में है, mother में है, आपको है, then it is there. We can't do much about it. Then as you mentioned about scrolling, screen time, है ना, night में, रात में मोबाइल ज़्यादा देख रहे when the lights are off, and that really affects your skin and your eyes. प्रॉपर स्लीप नहीं होना, रेस्ट नहीं है आपको, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, तो वो डार्क सर्कल्स दिखेंगे. यू माइट हैव ऑन योर ओन नोटिस दैट जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में जा रहे हो तो यू रियली फील दैट आपका अंडर आई एरिया काफ़ी डल और टायर्ड लग रहा है. सो ये इम्प्रूव हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर, तो अंडर आई रिंकलिंग दिखेगी आपको. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन इंडियन सिनेरियो इज़ लो हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कम होना कैन ऑल्सो कॉज डार्क सर्कल्स, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स इग्नोर्ड, पता ही नहीं रहता है. सो दीज आर ऑल द कॉजेज फॉर डार्क सर्कल्स. देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. Permanent or not will depend on the cause. See, if someone has low hemoglobin, if we've treated that, then they will get rid of dark circles anyhow. But अगर genetic है तो हम कितना भी ट्रीटमेंट कर दें, उनको वापस डार्क सर्कल्स आने हैं. सो इट विल डिपेंड अगेन ऑन द कॉज, और हम फिर उस हिसाब से काउंसिल करते हैं पेशेंट को. सो देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर दैट ऑल्सो. आप डेफिशिएंसी की बात कर रही थी मैम, हेमोग्लोबिन, राइट? अनदर डेफिशिएंसी विच इज़ नाउअडेज वेरी कॉमन इन इंडियंस इज विटामिन डी.
ओके अब एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सनस्क्रीन लगाना है, धूप से बचना है, विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट्स को और स्पेशली फीमेल्स आफ्टर 30-32 बोला जा रहा है कि आप सुबह की धूप लीजिए एंड विटामिन डी ओनली सोल्यूशन इज़ धूप लेना, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द सनलाइट। और हमारे काम भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि एसी में हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, एवरीथिंग इज़ इनसाइड। सो कैसे हम इसको मैनेज करें कि हमारी स्किन भी डैमेज ना हो एंड वी आर टेकिंग इनफ सनलाइट एज वेल? सो इन माई क्लिनिक अगर मैं 10 लोगों का विटामिन डी टेस्ट करवाऊंगी तो उसमें से 9 लोगों का डिफिशिएंट निकलता है। अब इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, अगर आप बाहर कोई मज़दूर जो वर्क कर रहा है धूप में दिन भर, उसका भी विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे, उसको भी डेफिशिएंट निकलेगा। तो कहीं ना कहीं पे जितना भी सनलाइट हम ले रहे हैं दैट विटामिन डी फिर भी जितना बॉडी को चाहिए वो नहीं बन रहा है। सो विटामिन डी सिर्फ आपको सनलाइट से ही नहीं मिल रहा है। यू कैन डेफिनेटली टेक सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन डी विच इज़ अवेलेबल, वंस अ वीक ले सकते हैं। बट अगेन टू बी कॉशन ओवर हियर इज एक्सेसिव विटामिन डी भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो डेफिनेटली बीच बीच में आपको आपका विटामिन डी टेस्ट करवा के फिर आप करवा सकते हैं। सनलाइट और सनस्क्रीन इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बिकॉज हम इंडियन स्किन है, मेलानिन हमारे अंदर है। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमें टैनिंग हो जाती है। टैनिंग में कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटालिटी की। यस, हर किसी को गोरा दिखना है यहाँ पे, एवरीथिंग इज अबाउट फेयरनेस। स्टिल पीपल आर trying to achieve a fair skin rather than a healthy skin. Right. So that is why sunscreen is not only for prevention of tanning, sunscreen has a lot of other benefits. It is going to act as your anti-aging also. क्योंकि आप सन प्रोटेक्शन करोगे तो आपका डीएनए कम डैमेज होगा, तो आपका जो एजिंग साइंस है वो जल्दी नहीं आएगी, वो डिले हो जाएगी। तो सनस्क्रीन एज अ एंटी एजिंग में वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है। तो इसलिए हम डर्माटोलॉजिस्ट के लिए कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए। ओके, सो सनस्क्रीन जैसे आपने बताया इतना इंपॉर्टेंट है। और अब हम सीज़न चेंज करने वाले हैं, राइट? अभी हम एक ह्यूमिड क्लाइमेट से विंटर्स में जाने, बीच में थोड़ा सा गर्मी आएगा एंड देन वी विल मूव टू विंटर्स नाउ। सो सनस्क्रीन कैसे चेंज होना चाहिए? बिकॉज आई पर्सनली हैव सीन कि जो सनस्क्रीन मैं समर्स में यूज़ करती हूँ या विंटर में यूज़ करती हूँ वो दूसरे सीजन में मुझे इरिटेट कर रहा है। सो हाउ शुड वी चेंज आवर सनस्क्रीन विथ रिस्पेक्ट टू वेदर? सो समर्स या ह्यूमिड मानसून में क्योंकि इन्वायरमेंट ह्यूमिड है, यू कैन यूज़ दो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स या जेल बेस्ड सनस्क्रीन, बिकॉज आपको वो चिपचिपापन नहीं करेगा। वो आपको मैट फिनिश वाला सनस्क्रीन या टिंटेड सनस्क्रीन्स जो मैट फिनिश में रहते हैं वो आपको ईजिली लगाने में भी अच्छा लगेगा। बिकॉज होता क्या है कि हम एक ही सनस्क्रीन पूरे साल भर लगा रहे हैं। कुछ सीज़न में वो सूट कर रहा है, किसी सीज़न में नहीं कर रहा है, और जिस सीज़न में वो सूट नहीं कर रहा है तो वो फिर छूट जाता है कि अरे ये तो लगाना ही है, तो बहुत चिपचिपा ऑयली हो रहा है, मेरा फेस में पूरा ये ग्रीस आ रहा है। सो दैट इज़ वाई। तो अभी समर्स और मानसून्स में आप मैट फिनिश सिलिकॉन बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में जब आप आते हैं व्हेन योर स्किन नीड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, तो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे आने लग गए जो ईजिली अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जो चिपचिपे भी नहीं होते हैं। और you can use normal lotions also in that. On the topic of sunscreen, ma'am, I would like to ask, is sunscreen safe for kids? And what is the right age when you can start applying sunscreen to your kids? So, above 6 years, you can apply sunscreen, but children sunscreen अलग आते हैं. They are usually physical sunscreens. ओके और इसमें प्रॉपर ब्रांड्स में नाम के साथ लिखा हुआ था फॉर किड्स। ओके, तो येस यू कैन यूज़, स्पेशली इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग या ऐसा जो एक्टिविटीज़ बाहर धूप में ज़्यादा है इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, दे कैन यूज़। हम रेगुलरली हर चाइल्ड को नहीं एडवाइस करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट पुट अ सनस्क्रीन टू माई ओन चाइल्ड इवन दो ही इज़ इन टू स्पोर्ट्स। But yes, if they have issues relating to the sun, because sun allergies होती है, there's something known as polymorphic light eruption. ये issues है कि धूप में जाते के साथ उनको reaction हो रहा है, rashes आ रहे हैं, itching हो रही है, then in those children sunscreen is needed. So it is safe sunscreens है बच्चों के लिए which are physical sunscreens. अब दिवाली के बाद मैम आने वाला है शादी सीजन, राइट? शादी में ब्राइड तो ऑफ कोर्स, ग्रूम, बारातीज, हर कोई चाहता है फ्लॉलेस स्किन देखना, राइट? एंड ऑल दे नो इज़ कि सैलून पे भागना है।
सो आप क्या सजेस्ट करेंगी शादी सीज़न के पहले, या किसी के घर में अगर शादी है, अगर ब्राइड की कोई प्लान करना है, तो हाउ शुड अ टिपिकल ब्राइडल प्लान लुक लाइक, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द बारातीज एंड एवरीवन, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? So bride and groom should at least start planning from 6 months prior. That will include their skincare routine जो घर पे daily करना है. That will include taking care of their diet, their exercise, their sleep and their hydration also. Along with that, they can take supplements in the form of omega-3 fatty acids या antioxidants in the form of vitamin C, vitamin E. ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली ले सकते हैं, और इवन ओरल ग्लूटाथायोन भी आप ले सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दोज थिंग्स जस्ट इम्प्रूव योर ग्लो. सो आई वुड सजेस्ट दैट जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं, आप 6 months प्रायर स्टार्ट कीजिए. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको स्पेसिफिक कोई इशू है, जैसे एक्ने है या पिगमेंटेशन है या कुछ मार्क्स है, तो फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट को मिलके उनसे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद द यूज़ ऑफ क्रीम्स और सीरम्स, या तो फिर इवन वी कैन गो फॉर प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पील्स या दूसरी चीज़ें जो मैंने पहले मैंशन करी. सो प्लानिंग हैज़ टू स्टार्ट एटलीस्ट 4 to 6 months प्रायर. 4 months तो मैं बोलूँगी. फिर भी बारातीज़ के लिए ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, तो हाँ ठीक है, शादी के थोड़े दिन पहले आप फेशियल्स ले सकते हैं, मेडिकेटेड फेशियल्स ले सकते हैं, या इवन नॉर्मल आप सैलून फेशियल्स भी ले सकते हैं अगर आपको स्किन पे और कोई इशू नहीं है तो. मैम, ब्राइडल प्लान का क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा, तो पहले के ज़माने में ब्राइडल प्लान में कुछ सैलून फेशियल्स हुआ करते थे. ऑफ कोर्स नाउ स्किन अवेयरनेस बढ़ी है, वी हैव स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट स्किन एंड साइंस बिहाइंड इट. तो ब्राइडल प्लान में अब डर्मैट ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं, राइट? एंड देन अगेन देर इज़ अ डिबेट, राइट? दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, द ग्लो इज़ वेरी टेम्पररी. सो कैन यू सजेस्ट समथिंग और इन्फॉर्म मोर अस अबाउट ब्राइडल प्लान्स? सो अगेन ट्रीटमेंट विल वेरी, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका स्किन टाइप क्या है, उसके कंसर्न्स क्या हैं. अगर उसको कोई कंसर्न नहीं है, एक्टिव एक्ने या ये सारी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल स्किन है बट उसको एक हेल्दी ग्लो चाहिए, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि उसके पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर करे, उसका स्लीप, रेस्ट, ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर हो. अलॉन्ग विद दैट सप्लीमेंट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं. उसका जो बेसिक स्किन केयर रूटीन है, जैसे मैं मेंशन कर चुकी है, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. अलॉन्ग विद दैट अगर कोई नाइट सीरम या नाइट क्रीम जो उसके सेल्स को थोड़ा रिजुविनेट करे, लाइक इवन इट कुड बी लाइक अ ग्लाइकोलिक एसिड सीरम या नियासिनामाइड सीरम, हम स्टार्ट कर सकते हैं. They want to go for something more, we can start with peels. They want to go for something more, we can do a vampire facial. तो माइक्रो नीडलिंग, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्किन और पेशेंट का क्या कंसर्न है. लेज़र हेयर रिडक्शन भी होता है, बिकॉज लॉट ऑफ देम दे वांट कि हमारी स्किन बहुत अच्छी स्मूथ हो जाए, तो वो 6 to 7 months प्रायर आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसके मंथली सेशंस होते हैं, तो काफ़ी हद तक लेज़र हेयर रिडक्शन हो जाता है. इस पॉइंट में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ देम कम टू अस शादी के बाद, क्योंकि शादी के जस्ट पहले उन्होंने बैक वैक्सिंग कराई होती है, जो पहले कभी ज़िंदगी में नहीं कराई, और शादी के 3-4 दिन पहले अच्छा स्मूथ स्किन चाहिए, बैकलेस पहनना है, वो करना है, उस चक्कर में बैक वैक्सिंग करवा ली. थैंकफुली शादी के दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद बहुत ज़्यादा एक्ने इरप्शन होने लग जाते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल, यू शुड नॉट डू एनी थिंग न्यू. आई वुड सजेस्ट कुछ भी नया शादी के हफ्ते 10 दिन पहले तो करो ही मत. इवन आपके स्किन केयर रूटीन में भी कुछ नया इंक्लूड मत करो. यू शुड, जो आप यूज़ कर रहे हो आप वही कंटिन्यू करो, बिकॉज हफ्ते 10 दिन पहले आप कुछ नया करने जाओगे, पता चला आपका जो मेन डे है, बिग डे है, उसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा. एंड देन इतने शॉर्ट नोटिस में डर्माटोलॉजिस्ट भी आपको इतने जल्दी नहीं ठीक कर पाते. राइट. तो मैम, ऐसे केसेस भी आपके पास आए हैं कि शादी के पहले कोई इमरजेंसी केस हो गया हो, लाइक पिंपल आ गया और हल्दी लगा के इरिटेशन हो गया स्किन पे, तो ऐसे केसेस कैसे आप हैंडल करती हैं? हाँ, सो बहुत ज़्यादा एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के केसेस रहते हैं जो किसी रीज़न से हो गया, और एकदम अभी 2 दिन बाद अब मेन फंक्शन है और चेहरा लाल हो रहा है और आप किसी भी तरह से उसको ठीक करो. उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट में है, हमारे स्टेरॉइड क्रीम्स एक्चुअली काम आते हैं. तो स्टेरॉइड विलन नहीं है, हीरो भी है, बहुत सारे चीज़ों में वो हमें हेल्प करता है, बट उसको प्रॉपर यूज़ करने का तरीका, हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन इट हैज़ टू बी अप्लाइड और कितने दिनों तक अप्लाई करना है, वो बहुत ज़रूरी है जानना. यू कैन नॉट डू इट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन. इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. तो अगर डर्मैट ने लिखा है और अगर आपको बताया है कि इतने दिनों तक लेना है, तो ही आपको लेना है.
So it can be treated with the help of certain steroid creams. Yes, can be managed. Okay. So now we have some fun game, okay, to lighten up the mood. I'll just tell you the name of the skin issue and आप हमारी audience को उससे related treatment और procedure suggest करेंगे. Okay, let's start. Alright, the basic one, acne. Isotretinoin. Okay. Wrinkles. Botox. Okay. Pigmentation or acne scars. Go for procedures like MNRF and along with that peels. Okay. Open pores. MNRF again. Okay. Dull skin. Peeling. Saggy skin. HIFU. Okay, so pits after the acne. So those are usually deep acne scars और Yes. उसमें we do something known as TCA cross, एक chemical जैसा apply करते हैं, तो वो चीज़ इसमें help करती है. Okay, volume loss. Fillers. Sunburn. Visit a dermatologist. Okay, tanning. Swear to use a sunscreen. Okay, great. And anything just to, again, as you said, mentality, right? So anybody who's come from a beach vacation and they want to remove their tanning quickly, so what would you suggest? क्विकली तो नहीं हो सकता है बिकॉज अगर एकदम टैन होके आए हैं इमीजिएट टैन रिमूवल दैट इज व्हेन योर स्किन इज एक्चुअली लिटिल बर्न सो इफ ऑन दैट इफ दे आस्क मी टू दैट मैम आप पील कर दो या आप लेजर कर दो एक सेशन में ठीक हो जाएगा सो आई विल से पोलाइटली टेल देम नो दैट राइट नाउ योर स्किन इज बर्नड इट्स इन्फ्लेम्ड इफ आई डू लेजर और पीलिंग ऑन दैट इट विल जस्ट हार्म योर स्किन मोर सो वेट फॉर इट टू काम डाउन यूज़ अ सनस्क्रीन यूज़ अ मॉइस्चराइजर प्रॉपरली एक हफ्ता रुक जाओ और उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे. Okay. So ma'am, we spoke a lot about skin. So skin में जैसे एक्ने कॉमन है उसी तरह मैं देख रही हूँ कि हेयर फॉल भी बहुत कॉमन हो गया है. हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल इवन विथ वेरी यंग एज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इतनी जल्दी हेयर फॉल हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं एंड देन व्हाट आर द रेमेडीज? So, why hair fall and hair thinning has become more common is again because of our lifestyle. जो चीज़ हम पहले खाते पीते थे या जो चीज़ पहले इनटेक होती थी प्योर फॉर्म में वो अब नहीं है. हर चीज़ में मिलावट है. द न्यूट्रिशन दैट इज़ द बॉडी नीड्स जो न्यूट्रिशन बॉडी को रिक्वायर्ड है वो पहुँच ही नहीं रहा है. सो वन ऑफ द कॉज इज़ दैट. फिर हेयर फॉल का मेनली मेल्स में तो डेफिनेटली जेनेटिक भी कॉज होता है कि जेनेटिक अगर फैमिली हिस्ट्री है पापा में चाचा में तो उनको भी होना ही है. ओनली थिंग वी कैन डू इज़ डिले इट या प्रिवेंट इट ऐसा. देन अदर कॉजेज़ आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अभी पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है. वाटर जो है आपका इन्वायरमेंट में. एंड अनदर थिंग इज़ द सैलून प्रोसीजर्स. हर तरह के सैलून प्रोसीजर्स है. कलर्स है आपके बोटॉक्स हेयर बोटॉक्स चल रहा है केराटिन है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है सैलून्स में. तो वो कहीं ना कहीं पे वो जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बालों में वो डेफिनेटली डैमेज करेंगे ही आपको बाल को. तो आपको हेयर थिनिंग और हेयर फॉल होना ही है उसके कारण. सो एक तरफ यू आर डूइंग दोज प्रोसीजर्स टू गेट नाइस हेल्दी शाइनी सिल्की है बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ रिपीटेड प्रोसीजर कराने से वो चीज़ आपको नुकसान करा रही है. ओके एंड अगेन जैसे आपने लाइफस्टाइल वगैरह की बात करी तो हेयर ग्रेइंग इज़ ऑल्सो इट इज़ बिकम वेरी अर्ली. जिस एज में ग्रेइंग स्टार्ट होनी चाहिए उससे 10 साल पहले स्टार्ट हो रही है आजकल. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सो अर्ली हेयर ग्रेइंग? So stress is one of the major reasons for graying of hair. Stress is quite a cause for that. Along with that, again, vitamin B12 deficiency or D3 deficiencies can cause early graying. And in some few patients, genetics is also a cause. उनके family history भी है जल्दी early graying की, so they also tend to have early graying. But one of the most common causes is stress. ओके हेयर फॉल मैम मैंने देखा है कि सीज़न के साथ चेंज होता है. सो अगर आप मानसून्स की बात करेंगे तो जिसको हेयर फॉल नहीं भी होता है उसे भी हेयर फॉल होने लगता है. सो हमारा हेयर केयर रूटीन कैसे चेंज होना चाहिए विथ वेदर? सो मानसून में नॉर्मल हेयर शेडिंग होती है. आपको थोड़ा हेयर को शेडिंग होने भी देना पड़ेगा क्योंकि अगर नई ग्रोथ आनी है कहीं से तो उसके लिए पहले पुराने बाल झड़ेंगे भी तो सही. सो देयर विल बी हेयर शेडिंग ओनली देन न्यू ग्रोथ विल कम. सो यू विल फील और सी द नोटिस द डिफरेंस दैट जो मानसून में जो शेडिंग हुई बट विंटर्स तक जाते जाते इट रिड्यूसेस एंड यू फील ओवरऑल हेल्दी फील होता है. सो दैट इज़ बिकॉज आपके पुराने हेयर शेड हो रहे हैं और नए ग्रो हो रहे हैं. सो उस
उस टाइम पे अलग से हेयर केयर रूटीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल. आपका हेयर केयर साइकिल, आपका हेयर का साइकिल है वो. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. बट येस, डेफिनेटली इन अ रूटीन बेसिस, use a proper shampoo for your scalp, use a conditioner for your length of the hair, and you can do, apply your hair masks, or you can do hair spas once a month to keep your hair healthy. Okay. हेयर ऑयलिंग. सो मैम, दिस इज़ अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हेयर ऑयलिंग इज़ जस्ट इट्स जस्ट फॉर मालिश और समथिंग, इससे कोई हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा या हेयर हेल्दी नहीं हो रहा है, तो ऑयलिंग इज़ टोटली ऑप्शनल. जबकि हम अगर पहले हमारी दादी नानी मम्मियों से सुने तो हेयर ऑयलिंग वॉज अ मस्ट पार्ट ऑफ योर हेयर केयर रूटीन. So this is a controversial thing. So oiling, हम hair oiling किसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं? यूजुअली अगेन यंग जनरेशन को, जिनके ऑयली स्किन या स्कैल्प है. सो जिनको एक्ने हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है, उन पेशेंट्स में हम ऑयलिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. बिकॉज ऑलरेडी आपका स्किन और आपका स्कैल्प इतना ऑयल बना रहा है, ऊपर से आप और तेल डालोगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी. आपके फॉरहेड के पे दाने आएंगे, आपको डैंड्रफ होगा. सो इन दोज पेशेंट्स वी टेल देम टू अवॉइड हेयर ऑयल. एंड जनरल पब्लिक में हम ये इसलिए बोलते हैं कि यू कैन डू योर ऑयलिंग 2 to 3 hours बिफोर योर शावर, सो दैट आपका मसाज भी हो जाए, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. मसाज इज़ वॉट बेसिकली, आप मसाज करते हो कहीं पे भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सेल्स आएंगे तो ग्रोथ होगा. सो आप कर सकते हैं 2 to 3 hours प्रायर योर हेयर वॉश. एंड यू कैन डेफिनेटली, इट्स नॉट अ नो. कंडीशनिंग इफेक्ट है ना ऑयल का. अगर आप ऑयल लगा रहे हो तो आपका स्कैल्प कंडीशन भी हो रहा है, मॉइस्चर आ रहा है. तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द किस पॉपुलेशन में आप मना कर रहे हो एंड फॉर व्हाट रीजन. Okay. So, ma'am, we have another fun game. Okay, I would request you to add these food items, the effect of food items on your skin and hair, right? So, I'll name some food items. You just have to rate them out of 10. So, 10 is the best and 1 being the worst. Okay. So, milk and milk products. 5, because dairy products or milk can really worsen your acne. So it is not entirely very good, but then it is definitely a source of your calcium and protein, so not very bad also. Okay, protein powders. 6 to 7. Again, protein powders, protein as such is good for your scalp and for your hair health, but whey protein can aggravate your truncal acne. Okay. And all the food items that looks healthy. So I would say the cereals and everything that they have, the muesli, the cereals, which are very trending, the chia seed puddings and everything, which are trending as a breakfast option these days. So anything which is packaged is not going to be healthy. It all has preservatives. It is all going to harm you in the long run. So all these packaged food items, I would not rate them only, because definitely they're not healthy in a way. Chia seeds can be taken in many other forms. You can take it morning, empty stomach with warm water. You can put it on your with your Greek yogurt and things like that. So chia seeds तो hero ही है, but packaged items में अगर आप बोल रहे हो तो then not healthy. Okay. And the green vegetables, spinach and the methi and everything. 10. 10? Okay. All right. And what about all these items from the bakery, I would say? So, cakes, cookies, chocolates, everything from the bakery. So they're all having sugar, they're all having maida. Any sugar thing or any maida thing which is increasing your insulin या glucose level जो बढ़ा रहा है, तो वो आपको एक्ने भी बढ़ाएगा और आपकी दूसरी सारी चीज़ें, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड होती है स्किन से, वो इशू आपको बढ़ेगी. तो डेफिनेटली 0. Right. And the energy drinks, the Red Bull. Again, and they are everything. full of sugar and caffeine, so no. No. Okay. And fruit juices. Fresh fruit, घर पे बनाया है fresh fruit juice, not an issue. Again, packaged fruit juices, they're not healthy. They're Okay. going to harm. And these days there are a lot of sugar substitutes trending. So some people are replacing sugar with stevia and others are replacing with maybe honey or. So does it have any effect on skin, or how would you like to rate them? So sugar substitutes are still sugar. Okay. ठीक है, भले वो जो वाइट शुगर है उससे थोड़ा कम नुकसान है, बट अगर आप गुड़ की चाय पी रहे हो या आप हनी ले रहे हो, बट एक्सेस में कुछ भी चीज़ नुकसान ही करेगी. सो इफ़ यू आर रिप्लेसिंग शुगर विथ जैगरी और हनी, इट इज़ स्टिल शुगर, इट इज़ स्टिल, द बॉडी स्टिल हैज़ टू वर्क.
Right. उसके लिए इंसुलिन और ग्लूकोज और सारी चीज़ें को स्टिल दे हैव टू वर्क. सो मे बी देर आर सेफर ऑप्शन देन द नॉर्मल वाइट रिफाइंड शुगर, बट स्टिल देयर शुगर. Okay. So gluten free and vegan. So maybe 4 or 5, because there are certain skin diseases जिसमें gluten free diet होना ज़रूरी है. There's something known as dermatitis herpetiformis जिसमें actually हम patient को advise करते हैं कि आपको gluten free diet लेना है. But I don't think you should follow the trend, because बचपन से हम रोटी खाते आ रहे हैं, our body is conditioned to that, and suddenly आप बोलो कि trend follow करके I'm going to leave everything and I'll be gluten free. So they are not required. Okay. So this was our game. Thank you so much, ma'am, for participating. Thank you. And another question that I would like to ask is, जिसके लिए मैंने लोगों को काफ़ी concern देखा है, which are some kind of dark patches anywhere on the skin. So they get very awkward if their underarms or their knee area, their elbow area, maybe their neck area is black. So इसके लिए वो लोग again skin brightening treatments ढूंढ रहे हैं. So why do they happen, and what is the remedy for this? So what you're mentioning or talking about is something known as acanthosis nigricans. ये एक स्किन कंडीशन है जहाँ पे डार्क थिक वेलवेटी स्किन हो जाती है. सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं है, आप स्किन देखोगे तो वो वेलवेटी टेक्सचर है, मोटी मोटी चमड़ी रहती है, जो नेक पे हो सकता है, अंडर आर्म्स है, ग्रॉइंस है, एल्बोज, नीज, एंड इन सम केसेस इवन ऑन द फेस पे आता है. तो इसके कॉजेज़ रहते हैं. यूजुअली ये एसोसिएटेड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, या किसी को जिसको डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल्स में पीसीओडी अगर होता है, या थायराइड है. अलॉन्ग विद दैट समटाइम्स इट कैन बी जेनेटिक एंड समटाइम्स इडियोपैथिक मतलब कोई कॉज नहीं है. सो ट्रीटमेंट में डेफिनेटली वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. अगर हम कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक कि आपको मलेरिया है, आप पैरासीटामॉल ले रहे हो, फीवर तो कम हो रहा है लेकिन मलेरिया वही के वही रह रहा है. तो मैं पीलिंग या आपको पिगमेंटेशन की क्रीम्स दे दूंगी, थोड़ा लाइट हो जाएगा पर वो वापस आ जाएगा. सो यू नीड टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. एंड वन ऑफ द मोस्ट, अगेन आई फॉरगॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज ओबेसिटी. सो ओबेसिटी अगर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस की तरफ वर्क करिए. सो डेफिनेटली आपका पिगमेंटेशन कम होगा. ओके मैम, आपने ये तो सजेस्ट कर दिया कि 4 to 6 months पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए बिफोर एनी इम्पॉर्टेंट ओकेशन द टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन और मे बी कमिंग फॉर प्रोसीजर्स. बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. लोग तो एंड टाइम पे ही आते हैं, मे बी 1 महीना पहले किसी की शादी है या स्पेशल ओकेशन है. तो जब एंड टाइम पे आपके पास लोग आते हैं तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? सो एंड टाइम के लिए भी प्रोसीजर्स अवेलेबल है. जैसे माइल्ड पील आप कर सकते हो जिसमें ज़्यादा एक्सफोलिएशन नहीं हो. जो लैक्टिक एसिड बेस्ड पील्स होते हैं, पार्टी पील्स होते हैं, वो आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन भी कर देता है और आपका वो ग्लो भी आ जाता है. देन यू कैन डू लेज़र टोनिंग और कार्बन फेशियल ऑन दैट. सी ये सारे वन टाइम में भी इफेक्ट देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बट अगर आप उसको रेगुलरली रिपीट करते हैं तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है. And along with that you can do something known as skin boosters. So skin boosters is something it is hyaluronic acid ही होता है उसके अंदर, छोटा फॉर्म ऑफ hyaluronic acid होता है, जो आप जब स्किन में इंजेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे जाके हाइड्रेशन करवाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट वो थोड़ा बहुत स्कारिंग और उसमें भी हेल्प करता है. सो एक स्किन में ल्यूमिनोसिटी और ग्लो आ जाती है. तो आप डेफिनेटली स्किन बूस्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, विच कैन बी डन. आई वुड नॉट से एकदम एंड टाइम के 3 दिन के बाद शादी है, नहीं, बट एटलीस्ट अगर मंथ पहले भी आप आ गए हो तो यू विल गेट दैट ग्लो विद दैट प्रोसीजर ऑल्सो. Okay, great. So ma'am, for our audience, like before ending this discussion, आप कुछ 3 takeaways या कुछ take home messages दे सकते हैं? सो टेक होम मैसेज ये है कि स्किन केयर नीड्स कंसिस्टेंसी. इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग. यू नीड टू वर्क हार्ड, नॉट ओनली फॉर योर स्किन बट फॉर योर बॉडी ओवरऑल. तभी आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी. सो दैट विल इंक्लूड योर प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल एंड योर exercise and sleep. Along with that, consistently use your skin care routine जो भी है. कोई भी सीरम भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए. इट इज़ नॉट ओवरनाइट थिंग कि मैंने 4 दिन रेटिनॉल लगाया तो मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है. दिस ऑल टेक्स टाइम. आप रेगुलरली यूज़ करोगे कोई भी सीरम, आपको रिजल्ट दिखेगा, बट यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर स्किन केयर रूटीन. एंड डू नॉट फॉल फॉर those magic creams because they're really harmful and should not be used. Okay, thank you so much ma'am for being on the show. Thank you for your time. Thank you. तो देखा आपने दोस्तों, स्किन केयर कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है.
अपनी स्किन को समझिए, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए, कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए और फिर आप ज़रूर पाएंगी इस फेस्टिव सीज़न अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। हमने इस एपिसोड के थ्रू सारे स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर आप डॉक्टर ज़ैनब को कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनके क्लिनिक की डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं। प्लीज़ गो अहेड एंड कंसल्ट हर। दिस वॉज अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज। दिस इज़ योर होस्ट विवक्षा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और एक्सपर्ट के साथ। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड फेस्टिव सीजन।